हेलो फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही आसान है, समझ लीजिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। चले स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, डिफिनीशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा। द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ये ए और बी का प्रोडक्ट और इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। each rests to the power of its coefficient in the balance equation. Each rests to the power of its coefficient in the balance equation. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सही है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन ये कहती है, समझ लीजिएगा, ये कहती है कि आपके पास, लेट से आपके पास रिएक्टेंट्स है, ए और बी रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्शन करेंगे तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता और रिएक्शन स्टार्ट होने वाला होता है तो रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। फर्ज करें हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन 100% है, ठीक है। फिर रिएक्शन स्टार्ट हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फर्ज करें कि 50% कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो गई, आपका 50% प्रोडक्ट बन गया। फर्ज करें कि ये आपका जो 50% कन्वर्जन है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, फर्ज करें इसने 5 मिनट लिए। समझाने के लिए मैं एक टाइम ले लेता हूँ, इसने कितना टाइम लिया, 5 मिनट लिए। तो अब आपका 50% कन्वर्जन हो चुका है, अब 50% रह गया है। तो बाकी जो 50% कन्वर्जन है ना, वो 5 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा। ये लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहती है। क्यों? इसकी वजह ये है कि अब आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया है, तो इनका जो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, तो अब ये कम हो गया है। ये लॉ क्या कहती है? द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस। अब पहले क्या था, आपके पास दोनों का कंसंट्रेशन ज्यादा था तो रेट तेज था। अब कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। ये बात कह रहे इस्लाम में, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें ए बी क्या है, ये जो कैपिटल ए और बी है ये आपके रिएक्टेंट्स है, और सी और डी जो है ये आपके प्रोडक्ट्स है। अच्छा, इसके साथ स्मॉल ए बी सी और डी लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये इसके है ए बी सी डी आर दियर रेस्पेक्टिव स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये इसके कोफिशिएंट है, स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। सही है, ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये बराबर होगा के इफ और कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी। ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सही है। इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और सी और डी, ठीक है। तो वहां पे जो हमें कह रहे थे कि रेस्ट टू द पावर, तो वो रेस्ट टू द पावर जो है ना, कि हम इसका जो कोफिशिएंट है ना यहाँ पे पावर में लिखते हैं। हम कहाँ पे लिखते हैं? पावर में लिखते हैं। जो आप लोगों ने कोफिशिएंट देखा था ना, मैंने कहा था कि ये कोफिशिएंट है, इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है या नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स या स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है हम इसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये इसके लिखने का स्टाइल है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि देखिए रेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पहले जो इस चैप्टर के शुरू में बयान कर लिया था। हमने क्या कहा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। एट केमिकल इक्विलिब्रियम द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम इक्वल। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन रेट। अब देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है? इसके बराबर है। या हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू, ठीक है। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है? इसके बराबर है। यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। हाउ? लेट्स सी। ये देखिए, दिस वैल्यू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे एफ से मुराद है फॉरवर्ड
रिएक्शन और बी से मुराद है बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। आप इसको के आर भी कह सकते हैं, रिवर्स। बाज बुक्स में के आर लिखा हुआ है, तो बात तो एक ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ये जो के बी जो है ना, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट जो है, इसको यहाँ पे आप भेज, ये आपने यहाँ पे भेज दिया है, ठीक है। और इसको आप यहाँ भेज दें, यहाँ इसके नीचे, तो ये हमने लिख लिया। अब ये जो है, ये दोनों रेट कांस्टेंट जो है, ये बराबर है के सी के, जो कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो ये इसकी इक्वेशन है जो मैंने आपके लिए ड्राइव कर दी, और बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो ये था आपका लॉ ऑफ मास सेक्शन, जो कि बिल्कुल इजी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, और आपको कंसेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाएगा। तो लीजिए जनाब, एग्जांपल हाजिर है, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो ये हाइड्रोजन है और आयोडीन है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ये आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब आपके पास, आप उसी में पुट करें, तो उसमें क्या था कि आपके पास कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का था, तो ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये आपने प्रोडक्ट लिख लिया। अच्छा, अब ये देखिए, दो इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है इसका, तो इसको हमने पावर में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट ये है हाइड्रोजन का 1। ये मैंने लिखा है, वैसे लिखते नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है, सही है। और ये I2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट B1 है, ये मैंने लिखा है। कोफिशिएंट हमेशा इसके साथ जो है मल्टीपल में होता है, सही है, इसके मल्टीप्लाई में होता है। तो इसको, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको आप, ये 2 जो इस तरफ लिखा हुआ है, इसको आप कोफिशिएंट ना समझिए, कोफिशिएंट नहीं है। कोफिशिएंट जो है स्टार्ट में लिखा जाता है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, जिसके पास कुछ ना लिखा हो तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, और उसका भी 1 है। तो ये मैंने 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और यहाँ पे मैंने वो हटा दिया है, 1 को चुन के हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास कैसी हम इस हालत में लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हम इस तरह जाहिर करते हैं। तो ये आपके पास लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में था, जो कि बिल्कुल आसान है। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मैंने ड्राइव कर लिया है, बिल्कुल आसान है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस किस्म के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।